हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की पॉलिटी चल रही है, क्लास 6 की पॉलिटी हम कर रहे हैं, उसका आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। इससे पहले मैं चैप्टर 1 2 3 4 करा चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैप्टर 1 2 और 3 का तो हम वीकली रिवीजन भी कर चुके हैं। वीक 1 का हमारा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। लास्ट चैप्टर में हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, समझा था कि किस तरीके से चुनाव होते हैं और कैसे पंच बनते हैं, फिर सरपंच होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। मैं अगर आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो हमने चैप्टर नंबर 3 में सरकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सरकार 3 स्तर पर काम करती है। पहला आपका होता है स्थानीय, दूसरा होता है आपका राज्य, और तीसरा होता है आपका राष्ट्रीय। ठीक है, जो आपका स्थानीय स्तर होता है उसी में आपका पंचायत आता है, और उसी में ये आपका गांव का प्रशासन। तो ये किस में आ रहा है, ये अभी जो आपका चल रहा है ये स्थानीय वाला पोर्शन चल रहा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से काम होते हैं वो हम समझेंगे। तो पहले हम स्थानीय का समझते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत में 6 लाख से भी ज़्यादा गाँव हैं। उन गाँवों की बिजली, पानी, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके अलावा जो ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है, अपने विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये जो सारी व्यवस्था होती है ये सब किसके अंदर आती है, गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें हम यही सबको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, दो लोग हैं, मोहन और रघु। दोनों की अपनी अपनी ज़मीन है, लेकिन मोहन को लगता है कि रघु ने उसकी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा लेके अपनी ज़मीन में मिला लिया है। और जो रघु है वो, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, उसके ताऊजी भी गांव के सरपंच थे, तो वो ऐसा है। लेकिन जो मोहन है वो बहुत गरीब है। तो इसके ऊपर वो किस तरीके से पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं, किस तरीके से कार्रवाई होती है, कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक की ज़मीन किसकी है। तो तब हम इस चैप्टर के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है ये सारी चीज़ों का, ये किस तरीके से होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि झगड़ा हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहन और रघु में झगड़ा हो रहा है। मोहन एक किसान है जिसके परिवार के पास थोड़ी सी ज़मीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उस खेत से लगा हुआ एक और खेत है रघु का। दोनों का खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होता है। जैसे कि ये आपका हो गया मोहन का, और ये आपका हो गया रघु का। मतलब यहाँ पे हो गया रघु और ये हो गया मोहन। ये एक छोटी सी मेड़ है जिससे ये इन दोनों का खेत अलग होता है। ठीक है, अब सुबह मोहन ने क्या देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है। मतलब इस वाली मेड़ को उसने थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा लिया, जिससे क्या हुआ, उसको लगा कि उसकी कुछ ज़मीन उसने अपने खेत में मिला ली और खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसको डर भी लग रहा था क्योंकि रघु के पास तो बहुत सारी ज़मीन है, उसके ताऊ भी गांव के सरपंच है। लेकिन फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और उसके घर पहुंच गया। दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। रघु ने बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ भी है। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने मजदूर को बुला लिया और उस मजदूर ने और रघु ने मिलकर मोहन को मारपीट शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। बहुत शोर हो गया, हल्ला होने लगा, पड़ोसी बाहर हो गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। उन्होंने बीच बचाव किया और मोहन को बचाया। मोहन को बहुत चोट आई, सर में, हाथ पैरों पर बहुत चोट आई। पड़ोसियों ने ही उसकी मरहम पट्टी करी। मोहन का एक दोस्त है जो कि डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि आपको स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि जो रघु के परिवार वाले हैं वो पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श हुआ। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जिन लोगों ने आंखों देखी देखा है सब कुछ, जिनके सामने आंखों के सामने घटना हुई है, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि एक क्षेत्र होता है, जैसे कि उस एक क्षेत्र में एक पुलिस थाना होता है। ठीक है, उसका एक थानेदार होता है, थानेदार। ठीक है, ये इसका इस क्षेत्र की जिम्मेदारी जो होती है वो इस थानेदार की होती है कि इस क्षेत्र में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे कोई चोरी हो रही है, दुर्घटना हो रही है, मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहा है, उन सब की रिपोर्ट लिखनी है और इन सारे मैटर्स को सॉल्व करना है। ये सब किसका काम होता है, ये इस क्षेत्र के थानेदार का काम होता है। अब क्या होता है कि
एक पड़ोसी कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करें और शहर के बड़े थाने में चले, लेकिन मोहन कहता है कि पैसे की बात नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। जैसे कि ये पूरा कार्य क्षेत्र हो गया, ये हो गया उनका गांव, तो ये गांव किसके अंडर में आया, ये इस थाने के अंडर में आया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब पुलिस थाने में क्या क्या काम होता है, अब आप यही समझेंगे यहाँ पर। जब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने उसको पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया है कि वो अपनी शिकायत लिखित के रूप में देना चाहता है, मतलब रिटन में वो अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए समय नहीं है। मोहन ने क्या करा, मोहन ने उसे अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज करी जा रही थी। मोहन बाहर गया और उसके जितने भी पड़ोसी थे जिन्होंने ये सब कुछ देखा था उनको अंदर ले आया। पड़ोसियों ने भी थानेदार को समझाया, उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, वो उसे ना बचाते तो बहुत उसके गंभीर चोट आती, और मामला दर्ज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई नहीं भाई, आपको तो मामला दर्ज करना ही पड़ेगा। अब मोहन को अपनी शिकायत लिखने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो काम होता है, राजस्व विभाग का क्या काम होता है, ये अब आप समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़ा था कि मोहन और रघु के खेत में मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी रिकॉर्ड होता है जिससे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है, क्योंकि इतनी सारी जमीन होती है, कहीं ना कहीं तो उसका रिकॉर्ड होता ही होगा। अब जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का काम पटवारी का होता है। ठीक है, जैसे कोई भी जमीन है, सपोज ये एक जमीन है और ये जमीन बहुत सारे हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास इतना सा हिस्सा है तो किसी के पास इतनी बड़ी ज़मीन है। तो इस सब का रिकॉर्ड जो रखता है कि किसके पास कितनी है, उसको नाप के उसका रिकॉर्ड रखने का काम जो होता है वो किसका काम होता है, वो होता है पटवारी का। अब पटवारी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कहीं पर पटवारी कह दिया, कहीं लेखपाल कह दिया, कहीं कर्मचारी कह दिया, कहीं ग्रामीण अधिकारी कह दिया, कहीं कानून गो कह दिया। तो हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो पटवारी होता है वो कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पटवारी यार पूरे उसने ठेका ले रखा, नहीं, कुछ गांव का, मतलब एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि 4-5 गांव उसके अंडर में आ गए, फिर बाकी जो गांव हो गए उसके लिए कोई और पटवारी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि किस तरीके से मैप में ये सब समझ में आता है। अब यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नाप के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब कई जगह पर तो वो लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, जिसे जरीब कहते हैं। और जैसे कि ऊपर की कहानी में पटवारी और मोहन और पटवारी किसान रघु के खेत को नापकर देखा जा सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसकाकर सीमा बदल दी गई है। ठीक है, अब पटवारी जो था वो किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, ये पटवारी के काम में आता है। ठीक है, पटवारी का पहला काम क्या हो गया, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी का दूसरा काम क्या हो गया, किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करना। ठीक है, और तीसरा काम सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना। ठीक है, ये किसका काम हो गया, पटवारी का। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब टाइम टू टाइम चेंज कर, दुरुस्त मतलब कि एक अपडेट करना। ठीक है, किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ उगाने लगते हैं। ठीक है, कभी कुछ उगा दिया, कभी कुछ उगा दिया। यहाँ पर देखो इस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये किसकी ज़मीन है, यहाँ किसकी आ गई, यहाँ किसकी है, यहाँ किसकी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से पता चलती हैं कि कोई खोद लेता है। इस सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। मतलब ये जितना भी सारी चीज़ें होगी इनका रिकॉर्ड रखने का काम, ठीक है, राजस्व विभाग का होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते हैं। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि पटवारी ने काम कर दिया तो उसके ऊपर कोई और नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि भारत सभी राज्यों जिलों में बटे हुए हैं। जैसे सपोज अगर हमने बात करी है, ये हमारा मैप तो नहीं अच्छा बनाए, भारत हो गया, उसमें अलग अलग राज्य हो गए, अलग अलग स्टेट्स में फिर अलग अलग जिले हो गए, जिले को भी खंडों में बांट दिया गया, खंडों के भी उपखंड हो गए,
उनके भी अलग अलग नाम हैं, जैसे कि तहसील हो गया, तालुका हो गया, इन सब के ऊपर जिला अधिकारी होता है। इन सब के ऊपर तो हो गया जिला अधिकारी और नीचे होता है तहसीलदार। ठीक है, इन वे विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो रिकॉर्ड पटवारी रख रहे हैं वो सही ढंग से रखी जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, मतलब क्या क्या रिकॉर्ड रखा जा रहा है उसकी किसान के पास भी अपनी एक तरीके से फोटोकॉपी होनी चाहिए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। ये भी किसका काम होता है? ये भी तहसीलदार के काम होता है, पटवारी का। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तहसीलदार का। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। कई नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें, मतलब जो जो चीज़ें आती जाती हैं उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करते रहते हैं। ठीक है, एक और नया कानून बना है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। अब इस नए कानून के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि जब हम किसानों के बारे में सोचते हैं तो जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष ही आते हैं। ठीक है, महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। तो अभी किस तरीके का कानून बना जिसमें हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था पहले। मतलब पिता की फादर की मृत्यु हो गई या कोई भी एक फादर है, उसके 3 लड़के हैं, 1 लड़की है सपोज, तो वो क्या होती थी, वो ज़मीन सिर्फ तीनों में ही बंटती थी। लेकिन एक कानून अब ऐसा बना जब उस ज़मीन के 4 हिस्से होंगे, 3 बेटों के जितने बराबर हैं उतना ही हिस्सा उस लड़की का भी होगा। ठीक है, अब ये कानून बदल दिया गया है। मतलब पहले क्या था, पहले पिता की ज़मीन है तो चाहे 1 बेटा है चाहे 4 बेटे हैं, बेटियों को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलता है। ठीक है, यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। ठीक है, ये लागू हो चुका है। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होता है। उदाहरण के लिए सुधा जो है वो एक परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा, उसकी शादी हो चुकी है और पास के गांव में रहती है। उसकी पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेतों में काम करने के लिए माँ का हाथ बटाने के लिए आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी यह निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला लेगी। ठीक है, अब ये क्या था, यही था कि जिस तरीके से एक कानून बनाया गया है। अब यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये एक सर्वे है। वैसे तो ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या समझा है। कि हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण जो था कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। मामले में हमने पुलिस की भूमिका का भी परीक्षण किया। दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि पुलिस अधीक्षण हो गया या तहसीलदार हो गया। हमने ये भी समझा कि कैसे सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरीके की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों को द्वारा दी जा रही सार्वजनिक घटनाओं को, सेवाओं को देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने समझ लिया होगा कि पुलिस का क्या काम होता है, पटवारी के कोई 2 काम लिखिए, तहसीलदार का क्या काम होता है, ये कविता है बिटिया के ऊपर। और पंचायत के बारे में पढ़ा तो पंचायत और पटवारी का काम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद से करिए। कराने को मैं भी आपको 2 मिनट में सारे क्वेश्चन आंसर करा सकती हूँ, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना तो आपका रिवीजन हैंड टू हैंड होता चला जाएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा बाद में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल पर एसएसटी की प्रिपरेशन कराती हूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट बुक विद आपका डिटेल्ड सिलेबस,
सीटेट की प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। जो आपका जुलाई में एग्ज़ाम है उसकी तैयारी, कंप्लीट स्टडी एसएसटी की, आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इस बार वाला जुलाई वाला जो अटेम्प्ट है अपना वो क्लियर कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।